डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2-3 वीडियो से हम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो परिकल्पनाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। कल जो वीडियो हमने अपलोड किया था उस वीडियो में हमने कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में बात की थी। आज हम उसके बाद की जो परिकल्पना है जिसका नाम है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इस पर चर्चा करने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बनाया था उसमें देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पनाएं हैं उनको 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तारक परिकल्पना और द्वितारक परिकल्पना। आज जो परिकल्पना हम पढ़ने जा रहे हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, वह एक तारक परिकल्पना वाले वर्ग से संबंधित है। इसे एक तारक या अद्वैतवादी परिकल्पना हम कह सकते हैं। बात करते हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की। फ्रांस के विद्वान लाप्लास ने अपना मत, जो कि निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, यह 1796 ईस्वी में व्यक्त किया था। इस परिकल्पना का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया है। ये परिकल्पना कांट के विचार से कुछ समानता रखती है। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार प्रस्तुत किया था। कांट की परिकल्पना में मुख्य रूप से 3 कमियां थी जो कि पिछले वीडियो में हमने देखी थी। पहली कमी उनकी परिकल्पना में ये थी कि जो निहारिका थी अथवा आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। कांट ने बताया था कि आद्य पदार्थ के कणों में आपस में टकराव होने से ऊष्मा उत्पन्न हुई और उस ऊष्मा की वजह से आगे जाकर के निहारिका और निहारिका से फिर छल्ले निकले और उनकी वजह से ग्रहों की रचना हुई। तो पहली कमी तो ये थी कि आद्य पदार्थ के कणों में जो टकराव होता है उससे इतनी पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती जितनी के बारे में कांट बता रहे थे। दूसरा दोष था कि कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तीसरा जो दोष या कमी उनके परिकल्पना में थी वह ये थी कि आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती है। अर्थात अगर आकार बढ़ेगा तो गति घटेगी और आकार यदि घटेगा तो गति में वृद्धि होगी। यहाँ पे गति का संबंध परिभ्रमण गति से है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए लाप्लास ने कुछ कल्पनाएं भी की है जिन पर आधारित होकर के उनका सिद्धांत आगे चलता है। कांट ने कुछ पूर्व मान्यताएं या कल्पनाएं की है जिनको आधार बना करके ये अपना सिद्धांत दे रहे हैं। ये उनकी पूर्व मान्यताएं क्या है वो हम देख लेते हैं। पहली जो इनकी पूर्व कल्पना है वो ये है कि निहारिका के ताप की समस्या हल करने के लिए उन्होंने ये मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त निहारिका थी। निहारिका कैसे बनी या कहाँ से आई, इस संबंध में उन्होंने कुछ भी मत अपना प्रकट नहीं किया है। उन्होंने सीधे ही मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल और गर्म निहारिका मौजूद थी। दूसरी इनकी कल्पना ये थी कि यह निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी। गर्म तो थी ही ये निहारिका, साथ साथ उसमें गति भी थी, गतिशील थी ये निहारिका। और तीसरी इनकी पूर्व कल्पना यह है कि यह निहारिका निरंतर ठंडी होकर के आकार में सिकुड़ रही थी, आकार उसका लगातार छोटा हो रहा था। इस प्रकार इन 3 स्वयं के माने हुए तथ्यों के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड का इन्होंने कल्पना करते हुए बताया और उन्होंने इस महापिंड को निहारिका नाम दिया। निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण इसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। निहारिका से लगातार विकिरण हो रहा था और इस गति की वजह से ये विकिरण थोड़ा सा तेज गति से हो रहा था और इस विकिरण की वजह से निहारिका के ताप में कमी आई और इसी कारण से इसका जो बाहरी भाग था वो ठंडा होने लग गया। इस प्रकार निहारिका के निरंतर ठंडे होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा और परिणाम स्वरूप निहारिका के आकार अथवा उसके आयतन में कमी होने लगी। आयतन में कमी के कारण निहारिका के गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। तो यहाँ पे
ये जो कांट की तीसरी गलती थी या तीसरी जो अशुद्धि उनके सिद्धांत में थी उसको यहाँ पे इन्होंने दूर कर दिया। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे आकार में कमी हुई निहारिका के, वैसे वैसे उसकी गति में वृद्धि हुई। जबकि कांट ने बताया था कि जैसे जैसे आकार बढ़ा वैसे वैसे गति में वृद्धि हुई। तो ये जो कांट की कमी थी उसको यहाँ पे लाप्लास ने दूर कर दिया। अत्यधिक गति के कारण जो केंद्र अपसारित बल या जो अभिकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय बल सॉरी, तो अत्यधिक गति के कारण जो केंद्र अपसारित बल या अपकेंद्रीय बल है उसके कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। ऊपरी भाग निरंतर ठंडा होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ में भ्रमण नहीं कर सका। इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर ठंडा होते तथा सिकुड़ते हुए मध्य भाग से चल्ले के रूप में अलग होने लगा। कुछ समय के बाद में ये जो गोल चल्ला है वह निहारिका से अलग होकर के बाहर निकल आया और निहारिका का चक्कर लगाने लग गया। लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही चल्ला बाहर निकला था तथा बाद में ये जो चल्ला था वह 9 भागों में विभाजित हो गया, 9 भागों में टूट गया। जबकि कांट महोदय ने बताया था कि निहारिका से ही 9 छल्ले एक के बाद एक बाहर निकले थे, जबकि लाप्लास बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही छल्ला निहारिका से बाहर निकला था और उस छल्ले के 9 भागों में टूट जाने से आगे फिर आगे जाकर के उनसे ग्रहों की रचना हुई थी। और ये जो टुकड़े बने थे निहारिका से निकले हुए चल्ले के, वो एक के बाद एक दूसरे से दूर हटते चले गए और उनके बीच में गैप बढ़ता चला गया। प्रत्येक चल्ले के जो समस्त पदार्थ थे उन्होंने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर के गर्म गैसीय गांठ का रूप धारण कर लिया, जो आगे चल करके ठंडा होकर के ठोस बनकर ग्रह बन गया। इस प्रकार 9 जगह पर इन गांठों का निर्माण हुआ था, इनसे 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का आविर्भाव हुआ। जिस तरह से निहारिका से एक चल्ला बाहर निकला और चल्ले ने आगे जाकर के चल्ला जो है वो ठंडा हो गया और एक ही चल्ले के जो टुकड़े थे उन्होंने एक जगह पर गैसीय गांठ के रूप में इकट्ठा होकर के ग्रहों की रचना की। उसी प्रकार ये जो ग्रह थे इनके विषुवतरेखीय भाग से भी उभार बाहर आया और उसमें से चल्ला बाहर निकला और उन चल्ले ने जाकर के आगे जाकर के टूट करके छोटी छोटी गांठों का निर्माण किया जो कि गैसीय अवस्था में थी और बाद में इन्हीं चल्ले से बनी हुई गांठों से उपग्रहों की रचना हो गई। तो इस तरह से पहले ग्रह बने और फिर इन ग्रहों से ठीक उसी प्रक्रिया से जो कि पहले संपन्न हुई थी उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए उपग्रहों का निर्माण भी हो गया। अब जो निहारिका का बचा हुआ भाग था वह सूर्य बन गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में जो फ्रांस के एक विद्वान हैं जिनको रॉस नाम से जाना जाता है, रॉस ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। लाप्लास के अनुसार निहारिका से निकले एक भारी चल्ले से कई पतले चल्ले बाहर निकल गए, परंतु रॉस महोदय ने बताया कि मुख्य निहारिका से ही कई पतले चल्ले एक के बाद एक अलग हो गए थे और प्रत्येक चल्ला घनीभूत हो गया, घना हो गया और वह ग्रह बन गया। इसी क्रम के जारी रहने से आगे जाकर के ग्रहों की उत्पत्ति हुई और इसी प्रकार से रॉस महोदय के अनुसार इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से उपग्रहों की रचना भी हो गई। तो रॉस महोदय ने लाप्लास के सिद्धांत या परिकल्पना में ही थोड़ा सा संशोधन करके आगे उसे प्रस्तुत किया। तो ये थी लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना और किस तरह से उन्होंने बताया कि ग्रहों की रचना हुई निहारिका के द्वारा और रॉस महोदय ने उसमें क्या संशोधन किया था। अब हम इसका मूल्यांकन देख लेते हैं कि क्या महत्व है, क्या गुण और अवगुण इस परिकल्पना में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके महत्व की बात कर लेते हैं कि क्या अच्छी बातें इस परिकल्पना में थी। पहली बात तो ये परिकल्पना काफ़ी सरल थी समझने के लिहाज से, इस वजह से लगभग 100 वर्षों तक ये जो परिकल्पना है वो काफ़ी
लोगों को प्रभावित करती रही और इसका काफ़ी आदर सम्मान पूरे विश्व में हुआ। अपने सरल रूप के कारण लाप्लास की परिकल्पना को प्रारंभ में पर्याप्त समर्थन मिला तथा लगभग 150 वर्षों तक इसका आदर होता रहा, परंतु सौर मंडल से संबंधित नवीन वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों के प्रकाश में आने के कारण इस परिकल्पना का समर्थन जाता रहा। इस परिकल्पना में न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या ही हल की गई, वरन इसकी रचना तथा स्वभाव का भी वर्णन किया गया है। इसके अनुसार ग्रह प्रारंभ में मौलिक रूप में वायव्य अवस्था में थे, तत्पश्चात शीतल होते समय तरल अवस्था में आए एवं अंत में ठोस भूपटल का निर्माण हो गया इन पर। परंतु इस मत के विपरीत कुछ विद्वानों ने यह बताया है कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति एवं वृद्धि काल से ही एक ठोस रूप में रही होगी। अधिकांश विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में एक तरल अवस्था अवश्य ही आई होगी। अतः निहारिका परिकल्पना का इस संबंध में पर्याप्त महत्व है। ये निहारिका परिकल्पना भले ही आज मान्य नहीं है, परंतु इस परिकल्पना के द्वारा ये बात जरूर दुनिया के सामने रखी गई कि पृथ्वी कभी न कभी तरल अवस्था में अवश्य रही थी। तो जितने भी विद्वान हैं, चाहे वो आधुनिक हो या पुराने हो, सभी भूगोलवेत्ताओं का ये मानना जरूर है कि कभी न कभी एक अवस्था ऐसी जरूर रही होगी जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी। तो तरल अवस्था के बारे में बात करके ये सिद्धांत है वो काफ़ी महत्व हासिल कर लेता है। अब हम इसकी आलोचना देखते हैं कि किन किन तथ्यों के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो पहली आलोचना हम देखते हैं, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान जो कोणीय आवेग है, जो कि प्रारंभ में मौलिक निहारिका में व्याप्त था, भ्रमण की अधिकता से निहारिकों को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि निहारिका के मौलिक कोणीय आवेग से पदार्थ निहारिका से अलग नहीं हो सकता था। कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार मौलिक निहारिका का कोणीय आवेग वर्तमान सूर्य एवं उसके सदस्य ग्रहों के कुल कोणीय आवेग के बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा न होकर संपूर्ण कोणीय आवेग का 98% भाग ग्रहों तथा शेष 2% भाग वर्तमान सूर्य में है। इस प्रकार ये परिकल्पना गणितीय सूत्रों के विपरीत है। तो गणितीय सूत्रों के ऊपर खरी ये परिकल्पना नहीं उतरती है। उसका कारण यही है कि विद्वानों का ये मानना है कि जो निहारिका थी जिससे कि ग्रहों और सूर्य का निर्माण हुआ है, उस मौलिक निहारिका में इतना कोणीय संवेग नहीं था कि उसमें से चल्ला बाहर निकल सके। दूसरी आलोचना देखते हैं हम, निहारिका से 9 छल्ले ही क्यों निकले, 9 से अधिक या 9 से कम छल्ले क्यों नहीं निकले। इस बात का जवाब लाप्लास नहीं दे पाए। उन्होंने बता दिया कि 9 टुकड़े छल्ले के हुए थे। 9 छल्लों के बारे में 9 छल्ले निकलने की बात तो की थी रॉस महोदय ने। लाप्लास ने तो कहा था कि निहारिका से एक ही छल्ला निकला था और उसके 9 टुकड़े आगे जाकर के हो गए थे। तो विद्वानों का यही प्रश्न है कि क्यों इस छल्ले के आगे जाकर के 9 टुकड़े ही हुए। 9 से ज़्यादा भी हो सकते थे, 9 से कम भी हो सकते थे, फिक्स 9 का आंकड़ा ही क्यों, इस बात का जवाब लाप्लास नहीं दे पाए। तीसरी आलोचना जो है वो देखते हैं हम, निहारिका के कणों की अल्प पारस्परिक संलग्नता के द्वारा छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा तथा इस क्रिया में अवकाश नहीं हो सकता। लाप्लास का कहना है कि एक छल्ला बाहर निकला और उसके बाद में ये प्रक्रिया थम गई थी। उस एक छल्ले से ही आगे जाकर के 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। तो जो वर्तमान वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि निहारिका जो कण हैं उनमें संलग्नता जो थी वो काफ़ी अल्प थी, अल्प संलग्नता थी इनमें, और वो इतनी पर्याप्त नहीं थी कि आगे जाकर के छल्लों के निकलने का क्रम रुक जाए। छल्ले लगातार निकलते ही रहने चाहिए थे, बंद नहीं हो सकता था ये क्रम। परंतु लाप्लास का कहना है कि एक छल्ला निकलने के बाद में ये प्रक्रिया बंद हो गई थी, तो इसकी भी आलोचना की जाती है। चौथा है, यदि ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई तो प्रारंभ में वे द्रवित अवस्था में रहे होंगे, परंतु द्रवित अवस्था में ये निर्बाध रूप से परिभ्रमण तथा परिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव के विभिन्न स्तरों की गति समान नहीं होती और उनमें घर्षण होता रहता है। केवल ठोस पिंड ही पूर्ण रूपेण परिभ्रमण तथा परिक्रमा कर सकता है।
लाप्लास का ये मानना था कि जो नीहारिका थी वो प्रारंभ में द्रव अवस्था में रही होगी, और अगर द्रव अवस्था में वह नीहारिका थी या उससे बने हुए जो ग्रह थे वो द्रव अवस्था में थे, तो जो ये नीहारिका थी अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड के अंदर, लिक्विड फॉर्म में कोई भी अगर चीज़ है तो उसके अंदर उस लिक्विड की कई सारी लेयर होती है, और जब परिभ्रमण करेगा ये पिंड जो कि लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी सभी लेयर एक साथ में नहीं घूम पाएगी, और नीचे वाली लेयर जो है वो ऊपर वाली लेयर के लिए अवरोध पैदा करेगी और घर्षण पैदा करेगी, तो पिंड पूर्ण रूप से परिक्रमण या परिभ्रमण नहीं कर पाएगा। तो इस बात को लेकर के भी आलोचना की जाती है लाप्लास की। पांचवी जो आलोचना है वो ये है कि इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रह की दिशा में ही घूमना चाहिए। जिस तरफ पिता ग्रह घूम रहा है उसके उपग्रहों को भी उसी दिशा में घूमना चाहिए, लेकिन शनि और बृहस्पति के जो उपग्रह है वो अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो यहाँ पर भी लाप्लास की परिकल्पना है वो थोड़ी सी गलत सिद्ध हो जाती है। छठी आलोचना देखते हैं। यदि सूर्य नीहारिका का ही एक भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण उसके बीच में भी आज हमें उभार दिखाई देना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि एक छल्ला सूर्य से आज की तारीख में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, परंतु ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। सातवीं आलोचना देखिए। लाप्लास ये मान करके चलते हैं कि प्रारंभ में एक गतिशील तथा तप्त नीहारिका थी, पर यह नीहारिका कहाँ से आई, उसमें ऊष्मा और गति कहाँ से आई, इस प्रश्न का उत्तर इस परिकल्पना में नहीं मिलता है। एक मान्यता या एक कल्पना लेकर के चले थे लाप्लास कि एक नीहारिका पहले से मौजूद थी इस ब्रह्मांड में, और उस नीहारिका में गति भी थी और वह तप्त अवस्था में भी थी। ऊष्मा उस नीहारिका में पहले से मौजूद थी, लेकिन ये ऊष्मा, ये गति और ये नीहारिका कहाँ से आई, इस बात का जवाब लाप्लास अपनी परिकल्पना में नहीं दे पाए। तो इन सब त्रुटियों को अगर देखा जाए तो अंत में जाकर के ये प्रमाणित हो जाता है कि ये नीहारिका जो परिकल्पना है वह पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में गलत धारणा हमारे सामने प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ पृथ्वी के इतिहास तथा उसके भूगर्भ के विषय में भी गलत तथ्यों को ये लोगों में प्रचार करती है। भ्रामक प्रचार इन तथ्यों के बारे में ये परिकल्पना लोगों में करती है। इन सब कारणों से वर्तमान समय में ये परिकल्पना बिल्कुल भी मान्य नहीं है, और उसके बाद के विद्वानों ने अपनी कई परिकल्पनाएं दी है जिसे और ज़्यादा वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर आधारित करके उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। तो हम आगे की वीडियो में भी 2-3 जो बची हुई परिकल्पनाएं हैं उनकी बात करेंगे और प्रयास करेंगे देखने का कि विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बातें कहने की कोशिश की है। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।